इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं योगेश, जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते एंड हम उनकी रिक्वेस्ट की कदर करते हुए आगे बढ़ते हैं। वेलकम योगेश, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। तो योगेश, अपने बारे में जितना भी आप कंफर्टेबल हो प्लीज बताएंगे ताकि हम और दर्शक आपको जान पाए। जी, मेरा नाम योगेश है और मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। अभी ओके। मेरे को 12 साल हुए इस प्रोफेशन में। फैमिली में मैं है, मेरी वाइफ है। अभी ओके। मैं फिलहाल तो पार्टनर के साथ रह रहा हूँ और अच्छा। कुछ महीनों में हम शिफ्ट होने का सोच रहे हैं बिकॉज़ वी हैव अच्छा। बाय होम। अच्छा, उसके लिए आपने घर लिया, वेरी नाइस। ओके, एंड आपकी उम्र कितनी है योगेश? मेरा 32 है। ओके, मनी मैटर्स में कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, बताइए। ये एक्चुअली मेरा जो मैंने होम लोन लिया है जो हम्म। कि 26 लैक्स का ईएमआई मतलब 26 लैक्स का लोन है, ओके। जिसमें मुझे 90,000 भरना है हर मंथ, जो कि नेक्स्ट मंथ से चालू हो रहा है उसका ओके। ईएमआई फॉर 30 इयर्स एट 7.9%। और हम्म। मैंने अभी डाउन पेमेंट करने के लिए एक पर्सनल लोन भी लिया था क्रेड ऐप से 2 लाख का। तो उसका भी जो ईएमआई है नेक्स्ट मंथ से अभी चालू होगा, व्हिच इज़ फॉर 16% एट फॉर 4 इयर्स। इसका ईएमआई मुझे आएगा 5838 और मेरा ओके। एक मोबाइल का ईएमआई चालू है व्हिच इज़ 2346, जो कि 10 महीने के लिए बाकी है। बेसिकली बहुत सारे लोन्स हैं। हाँ, मतलब अभी फिलहाल अच्छा। तो नेक्स्ट मंथ से 2 चालू हो रहे हैं और एक तो मेरा मोबाइल का चल रहा है बस। ठीक है, तो लोन मैनेजमेंट बेसिकली आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारे नंबर मैं आपसे फिर से पूछूंगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होंगे समझने में। एंड आप हमारी मदद इसके लिए चाहते हैं। ठीक है, बढ़िया। शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी इनकम से। बताइए, आपकी सैलरी पर मंथ कितनी आती है आपको? 46 इन हैंड है, 46,000 इन हैंड है। ठीक है, 46,000 इन हैंड। और इसमें पीएफ कट के आता है आपका? हाँ, पीएफ सब कट के मैं बता रहा हूँ, 46 इन ठीक हैंड है। आता है। आपको कोई आइडिया है कि आपके पीएफ में अभी तक कितना पैसा जमा हो चुका है? पीएफ में मतलब मेरा साइड में जो था, वो तो मैं 1-2 बार विथड्रॉ किया था। तो अच्छा। अभी उसमें तो 15 से 20 हज़ार रहेगा, बाकी तो दूसरा पार्ट तो मैंने वो तो अभी तक रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। ओके, आपकी वाइफ काम कर रही हैं? नहीं, अभी तो उनका डिग्री खत्म हुआ है, सो वी आर अच्छा। लुकिंग फॉर जॉब अगर कोई ओके, बाद में। ठीक। और कोई इनकम है आपकी फैमिली में अभी योगेश? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए फिर खर्चों पे आते हैं। एक एक करके मुझे सारा आप खर्चा बताइए। लोन्स वगैरह हम सबसे बाद में कवर करेंगे, तो अभी सबसे पहले बताइए, अभी आप किराए के घर में रह रहे हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है जो कि मेरे अच्छा। डैड के इसमें से ही है, तो वहाँ ओके। पे रहते हैं। तो फिर ठीक है। रहने का वैसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो मेरा अभी फुल एक्सपेंस पकड़ेंगे, सारा पकड़ के आता है अराउंड 8,700, जिसमें कि ओके। मेरा ग्रोसरीज़ आता है, वेजिटेबल सेल्फ का मतलब मेरा सेल्फ ट्रैवल है, मेरे कार का जो भी कार या बाइक का पेट्रोल पकड़ के, ठीक है। रिचार्ज वो सब पकड़ 9,000 अप्रॉक्स पकड़ सकते हैं। और ठीक है, 9,000। ओके, ठीक है। और कोई खर्चा लोन्स के अलावा? नहीं, लोन्स के अलावा कोई खर्चा नहीं। ठीक है, ओके। आप लोन पे आते हैं, तो सबसे पहले आपने बताया होम लोन, जो कि आप बोल रहे थे 19,000 रुपए, करेक्ट? हाँ, 19,000 रुपए नेक्स्ट मंथ से चालू होगा। ठीक है, ठीक। फिर आपने बताया पर्सनल लोन। हाँ, जो कि 2 लाख का है एट 16%। उसका ईएमआई होगा 5838 फॉर 4 इयर्स। ठीक है। और एक मोबाइल का चल रहा है मेरा, वो व्हिच इज़ 2346 फॉर 10 मंथ्स। ओके। एंड अगर मैं ये सारे जो आपके खर्चे हैं, आपके महीने का खर्चा, होम लोन, पर्सनल लोन, मोबाइल का लोन, इसको जोड़ूं तो करीब 36,000 रुपए आता है, स्लाइटली मोर देन 36,000। आपकी इनकम 46 है, तो आपके इनकम में सारे खर्चे निकल सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है करीब 1,75,000, उसमें से करीब 1,40,000 रुपए आपको देना है, तो उसमें से भी पैसे बचेंगे। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अभी मतलब मेरा जो सेविंग्स था वो तो सब लग चुका है इसमें, और हाँ। मेरा जो इन्वेस्टमेंट था कि मैं क्या बोलते हैं उसमें, बैंक्स में मेरा पैसा था, तो वो भी हम्म। मैं इस डाउन पेमेंट के लिए सब कर चुका हूँ मैं। ठीक है। अभी मतलब मेरा वाइफ भी प्रेग्नेंट है, तो अभी उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि सेविंग्स के लिए कैसा करें, क्योंकि अभी मेरा कॉर्पोरेट है, तो उसका 3 लैक्स का है। उसमें प्रेगनेंसी के लिए है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 20,000 एंड सीज़र के लिए 40,000 है। हम्म। तो कहाँ पे ना कहाँ पे रिमेनिंग तो मुझे तो जमा करना पड़ेगा, वो हम्म। एक है। और अभी नया कर लिया है तो उसके लिए जो भी है बाकी के थिंग्स भी जो नए आएँगे तो वो भी देखना है।
टैकल करना है। तो गॉट ये इट। तो सारे आपकी इन्वेस्टमेंट्स अभी क्या क्या हैं? कुछ भी बचा है कि सब कुछ आपने डाउन पेमेंट के लिए नहीं, अभी लिक्विडेट कर दिया? ये तो मैंने हाँ, डाउन पेमेंट के लिए तो गया। अभी मेरे पास एक 35,000 का आरडी है, जो कि मैंने इमरजेंसी में रखा था इन केस कभी मेरे पास पैसे शॉर्ट हो गए। ठीक है, और कुछ है? नहीं, अब ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास? हाँ, कॉर्पोरेट का? कॉर्पोरेट वाला। कॉर्पोरेट वाला का, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस भी कॉर्पोरेट वाला है? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। मैं इसके लिए टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया था, पर मैंने जब भी अच्छा। अप्लाई किया था तभी मैं थोड़ा मेडिकली फिट नहीं था, बीमार था। तो ओके। वो फिर 6 मंथ एक्सटेंड हो गया है, तो अभी मे बी वो 3 महीने के बाद मैं शायद अप्लाई कर दूँ। ओके, एंड क्या आप इसी कंपनी में पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं कि चेंज किया है? ये अभी मैंने अभी चेंज किया है, इसको मेरे को 8 महीना हुआ है। इसके पहले मैं अच्छा। था तो वहाँ पे सैलरी कम था इससे। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो आपने अभी चेंज किया है तो वो भी चलेगा, ठीक है। सिचुएशन बेसिकली क्या है कि आपके पास ना कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है किसी भी चीज के लिए, एंड इसका मतलब ये होगा कि अगर पैसे की जरूरत पड़े तो आपको इंस्टेंटली फिर एक और पर्सनल लोन लेना पड़ेगा और वही आप लोन में दबते रहेंगे। तो आपको अपने लिए एक कॉर्पस इकट्ठा करना है। प्लस दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स अब जा चुकी हैं, तो जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपने घर के डाउन पेमेंट में डाल दी, एंड ये आपने सब कुछ खत्म कर दिया है। मेरा एक सवाल है, एंड ये सवाल अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें कंप्लीटली फाइन, कि घर लेने का कोई प्रेशर था, कोई जल्दबाजी थी, कि आपको लगा कि इस समय पे लेना चाहिए? नहीं, मतलब मेरे को लगा फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे को लगा कि इतने सैलरी में वो जाएगा। मतलब जो भी, मतलब मैंने ही सोचा था कि 25 तो तो जो कि मेरा सारे सब कुछ, मतलब थोड़ा सेविंग बच के सब कुछ हो रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा कि लेना है, एक ही बार है तो थोड़ा जो अच्छा लेते थोड़ा-सा। तो अच्छा सोसाइटी में है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, और बाकी के भी देखे थे तो वहाँ पे नहीं जम रहा था थोड़ा, कुछ ना कुछ था। तो ये होता कि मे बी अगर ये अभी चला गया तो फिर बाद में ढूँढना डिफ़िकल्ट है। तो और ये हमारा था कि न्यू ही लेना है, ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं लेना, रेडी टू मूव लेना है। इसके लिए हमने बोला कि लेट्स गो फॉर इट। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। इसमें कुछ नहीं है। एक चीज जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एंड योगेश की कहानी के थ्रू, कि जब भी आप घर लेते हैं एक बेसिक कैलकुलेशन जो होती है वो तो सब कर लेते हैं कि डाउन पेमेंट कितना होगा और ईएमआई कितनी होगी। लेकिन जैसे इस कहानी से जाहिर हुआ है, बहुत सारे जुड़े हुए खर्चे होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और अकाउंट नहीं करते। तो बहुत सारे फिर ना लास्ट मिनट में थोड़ा सा घर ज्यादा ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इस सोसाइटी में ले लेते हैं, थोड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाएगा, कुछ ब्रोकरेज के लिए चला जाएगा, कुछ नए फर्नीचर के लिए चला जाएगा, कुछ नए अप्लायंसेस के लिए चला जाएगा। तो जितना खर्चा था उससे कई ज्यादा बड़ा बन जाता है। आप फिर लोन में और धंसते ले जाते हैं, एंड फिर पता चलता है कि जो हमें लगा था मैनेज हो जाएगा वो उतनी आसानी से मैनेज हो नहीं रहा है, एंड तभी प्रॉब्लम शुरू होती है, विच इज द सेम थिंग जो योगेश भाई अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप घर लें कोई भी, तो प्लीज लीजिए। हर एक इंसान का हक बनता है कि वो घर खरीदे, लेकिन हर एक चीज को बजट और अकाउंट करके लीजिए। ये नहीं कि 50 लाख का घर है उसमें से हम 20 लाख रुपए दे देंगे, 30 लाख का लोन ले लेंगे, उसका 25,000 रुपए ईएमआई होगा, 50,000 हमारी तनख्वाह है तो हो जाएगा। ये बहुत जल्दबाजी वाला और बहुत ही क्लास 1 क्लास 2 वाला मैथ्स होता है। आपको 9वीं 10वीं कक्षा वाला मैथ्स करना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा कितना रजिस्ट्रेशन में जाएगा, कितना आपका ईएमआई जाएगा, कितना आपका डाउन पेमेंट से पैसा निकलेगा, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आपको देनी पड़ेंगी, कौन से और खर्चे आपके हो रहे हैं, कहाँ आपको फर्नीचर लेना होगा, कितना आपको मेंटेनेंस में हर महीना देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो दो चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे योगेश। नंबर एक, आपके पास लिक्विड कैश हो ताकि किसी भी चीज के लिए आपको जब जरूरत पड़े तो वो पैसा आपके पास हो। और फिर दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हो। तो हियर इज व्हाट माय गाइडेंस इज। नंबर एक, आपके पास ये 35,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, एंड आपको अब बहुत जल्द इस 35,000 को करीब 1.5 लाख रुपए बनाना होगा, ताकि किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज की अगर जरूरत पड़े आप उस 1.5 लाख में से विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका एक इमरजेंसी फंड बनेगा। अब ये 1.5 लाख क्यों होना चाहिए? क्यों?
क्योंकि आपके महीने का खर्चा 36,000 रुपए है। एंड इसका मतलब आपके पास किसी भी पॉइंट पे कम से कम 4 से 5 महीने का पैसा होना चाहिए। उससे कम अगर है तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में हैं, क्योंकि आप अब परिवार के साथ हैं, 32 साल के हैं, आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए आपके पास हमेशा होने चाहिए। अब ये कैसे करेंगे आप? हर महीने अगर आपकी तनख्वाह 46,000 है और आपके खर्चे 36,000 हैं, तो करीब 10,000 रुपए आप हर महीने बचा सकते हैं। एंड आप अगले महीने से ये 10,000 रुपए बचाना शुरू करेंगे। अगले महीने जब आपको पोजीशन मिल जाएगा, आपको ये 1,41,842 रुपीज देने होंगे। आपके बैंक अकाउंट में 1,76,666 रुपीज है, जो एक्स्ट्रा 34,000 आपके बैंक में है। एंड इसको आप अपने बैंक में ही रखेंगे। 35,000 रुपए की जो आरडी आपने कराई हुई है, उसका आरडी रोक दीजिए। वो 35,000 रुपए जहां है उसको वैसे ही रखिए, उसमें और पैसे हर महीने मत डालिए। ये जो 35,000 रुपए हैं, जो आपको अगले महीने 1,41,000 जब देने होंगे, उसके बाद जो बच जाएंगे, ये आप अपने बैंक में रखिएगा। और अगले महीने से आप एक 10,000 की SIP शुरू करेंगे डेट म्यूचुअल फंड में। ये हम उस जगह पे निवेश करेंगे जहां हमें एक कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। एक डेट म्यूचुअल फंड में आपको ऑन एन एवरेज 7 से 7.5% मिलेगा साल का। तो आप इस 10,000 को हर महीने धीरे 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 करके एक पूरे साल तक चलाएंगे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपके पास साल के एंड पे करीब 1,25,000 रुपए होंगे, प्लस आपके जो ये 34,000 रुपए आपने बैंक में रखे हुए हैं। तो साल के एंड तक आते आते आपके पास करीब 1.5 लाख रुपए होंगे, जो आपका एक इमरजेंसी फंड बनेगा। प्लस 35,000 रुपए जो आरडी में ऑलरेडी जमा है, तो मोटा मोटा करीब 1,80,000 रुपए ये आपको सुरक्षित रूप से इमरजेंसी में काम आएगा। इस 12 महीने में आपके मोबाइल फोन का जो लोन है वो खत्म हो जाएगा। आपकी वाइफ की डिलीवरी कब ड्यू है? इसे अभी 3rd मंथ होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 6 और महीने में, तो अराउंड मार्च। ठीक है, तो 6 महीने बाद बच्चा, उसकी खर्चे वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगा। जो आपका ये इमरजेंसी फंड है उसमें से धीरे धीरे करना शुरू करिएगा। SIP मत रोकिएगा। जो पैसे ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं उसी में से खर्चे करिएगा, क्योंकि वही काम होता है इमरजेंसी फंड का। और जब ये मोबाइल फोन का लोन चुक जाए, जो कि अगले 10 महीने में चुकेगा, जो 2,345 रुपए आपके हर महीने की EMI है, वो आप अपने महीना के खर्चों में जोड़ दीजिएगा। इस 2,300 रुपए को आप बच्चों के जो भी खर्चे होंगे, इन सारी चीजों में आप खर्च करिए, और ये आप अपने महीने के खर्चे में जोड़ दीजिएगा। और जो 10,000 रुपए हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको अब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मूव करेंगे। क्यों? हमारे पास एक इमरजेंसी फंड बन चुका है, एंड इस इमरजेंसी फंड से हम अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपके पास दूसरी चॉइस भी होगी, जो कि मैं बता देता हूं, कि इस 10,000 रुपए को पूरा इन्वेस्ट ना करने की बजाय 5,000 रुपए इन्वेस्ट करिए, और 5,000 रुपए जो पर्सनल लोन आपने लिया हुआ है वो हर महीने एक्स्ट्रा पे करने की कोशिश करिए, ताकि जो आपका 48 महीने का या 4 साल का जो लोन है वो करीब 2 साल के अंदर ही खत्म हो जाए। मेरी राय ये रहेगी, क्योंकि लोन बहुत महंगा है, 16% पे है, तो उसको जितनी जल्दी आप चुकाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपका जो 48 महीने वाला पर्सनल लोन है वो करीब 2 साल के अंदर ही चुक जाएगा। नाउ इस पॉइंट तक योगेश, आपकी तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ चुकी होगी, खर्चे भी थोड़े बढ़ेंगे ऑफ कोर्स, एंड आप अपने घर पे मूव कर चुके हैं, आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, आप वो लाइफ इंश्योरेंस भी ले लीजिएगा। एक्स्ट्रा जितनी भी इनकम आएगी उससे इस उम्र में ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। शायद साल का कुछ 20,000 रुपए आपको देना पड़ेगा 1 करोड़ के कवर के लिए। बिल्कुल करिएगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट है करने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास ऑलरेडी कॉर्पोरेट से है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब आपका फोकस शिफ्ट होना चाहिए होम लोन पे। एंड होम लोन 30 साल का बहुत बड़ा होम लोन होता है। जस्ट टू गिव यू अ सेंस, आपने 26 लाख का लोन लिया हुआ है ना? हाँ, यस। आपको पता है कि 30 सालों में आप बैंक को कितने पैसे देंगे? मैं उसमें देख रहा था कि हर महीने में 1,000, अगर हर महीने आप 19,000 रुपए दे रहे हैं और 30 सालों के लिए अगर आप देंगे, आप इस 26 लाख के बैंक को करीब 70 लाख रुपए वापस करेंगे। अब उसको जल्दी रीपे करने के लिए क्या तरीका है, और मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि ये तरीका प्रूवन है। हर साल 12 महीने जब आप EMI पे कर देते हैं, उसके बाद बैंक जाकर आप एक एक्स्ट्रा EMI पे करेंगे। 12 महीने के बाद आप बैंक पे जाएंगे और बोलेंगे कि मैं एक्स्ट्रा 19,000 रुपए पे करना चाहता हूं, जो
आप प्रिंसिपल से काटिए और इससे मेरी ईएमआई कम मत करिए, इससे मेरा लोन का टेन्योर कम करिए। नंबर 2, हर साल जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी एंड आपके पे करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप अपनी ईएमआई को भी बढ़ाइए। 18,897 आपकी ईएमआई है एंड इसमें अगर आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं हर साल और अपनी ईएमआई को हर साल 10% से बढ़ाते हैं तो आपका 30 साल का लोन जानते हैं कितने साल में पूरा हो जाएगा? मे बी 20 years में, 11 साल में। एंड आप पता कितने पैसे बचाएंगे? 27 लाख रुपए बचाएंगे आप बैंक को 67 lakhs देने की बजाय सिर्फ 40 lakhs देंगे और बाकी 27 lakh rupees बचाएंगे क्योंकि आपका लोन सिर्फ 11 साल में पूरा हो जाएगा। अगर आप 5% भी हर साल ईएमआई बढ़ाते हैं तो आपका 30 साल का लोन 14 साल के अंदर चुक जाएगा। अगर आप ईएमआई नहीं भी बढ़ाते, सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई ही देते हैं हर साल, तो आपका तब भी 30 साल का लोन 23 साल में चुक जाएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट पेइंग एक्स्ट्रा एंड सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है एक एक्स्ट्रा ईएमआई और 10% ईएमआई हर साल से बढ़ाना। अगर आप वो करेंगे तो आपका 30 साल का लोन 11 साल 1 महीने के अंदर चुक जाएगा। बाय द टाइम यू आर 43 यू विल बी लोन फ्री। प्लस आप इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, वो भी बढ़ता रहेगा। वो 10,000 रुपए की SIP जो है वो कर रहे हैं, अगर आप उसको हर साल 5% से बढ़ाते हैं और ऑन एन एवरेज 15% कमा पाते हैं तो इन 28 years जब आप रिटायर करेंगे एट द एज ऑफ 60, आपके पास बैंक में 5,97 लाख रुपीस होंगे सिर्फ 10,000 रुपए की SIP से। ठीक है योगेश? हाँ ठीक है। इस पे सवाल पूछिए कुछ भी। मेरे को एक पूछना था अभी कि अभी जो मेरा है वो अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर से EMI स्टार्ट होने वाले दोनों। अभी इस महीने की सैलरी आने वाली है तो अभी वो जो पैसा है वो भी मैं वो लिक्विड फंड में ही रखूँ ना? मतलब बिल्कुल 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 उसी में रखिए, लिक्विड फंड या डेट म्यूचुअल फंड, उसी में अपना SIP करिए। बेस्ट चीज ये होती है कि जब भी आपको पैसा चाहिए आप उसको रिडीम करिए, 24 से 48 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। खरीदने के 7 दिन बाद आप कभी भी बेचें, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इसी महीने से शुरू करिए वो बचाना शुरू, क्योंकि वाइफ की भी प्रेगनेंसी है 6 महीने के अंदर, डिलीवरी है 6 महीने के अंदर, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा सा ही कवर करेगा, पूरा नहीं करेगा। आपके पास ऑलरेडी 35,000 रुपये RD में है, करीब 34,000 रुपये बचेंगे। जब आप पोजेशन पे पेमेंट कर देंगे तो वो 70,000 रुपये बचा होगा। 6 महीने के अंदर 60,000 रुपये और आ जाएगा, तो 1,30,000 रुपये होंगे, वो आपको सुरक्षित रखेंगे बिफोर द डिलीवरी। डिलीवरी में जितना भी पैसा लगेगा एक्स्ट्रा 20,000, 30,000, 40,000 जो भी है वो आप दे दीजिए। बाकी 2-4 महीने और पे करिए। मोबाइल फोन का लोन चुक गया, मोबाइल फोन के खर्चे को अब आप फैमिली के खर्चे में डाल दीजिए और 10,000 रुपये जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो डेट म्यूचुअल फंड से मूव करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए। एंड अगले साल से अपने होम लोन को जल्दी से चुकाने की कोशिश करिए। एक एक्स्ट्रा EMI और 10% EMI की ग्रोथ। लेकिन एक भाई के तौर पे राय, अब पर्सनल लोन नहीं लेना। पर्सनल लोन लेना मतलब कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जो आपके अभी हैसियत में नहीं है, और वो आपको अवॉइड करना है। ठीक है? ठीक है, परफेक्ट। ऑल द बेस्ट योगेश, आपको नया घर मुबारक हो। आपने मेहनत करके ये कमाया है एंड बिल्कुल अच्छे से आपको इस घर में जाना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो सारी थोड़ी बहुत अड़चने हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ खुले दिमाग से, डिसिप्लिन्ड रूप से, अच्छे से अपने पैसे को समझ के उसका इस्तेमाल करिए। कुछ ही सालों की बात है, यू विल बी लोन फ्री and you will have your life, your family, your house. ठीक है? थैंक यू। All the best योगेश, take care. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू beyond the syllabus.